Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss about the prostaglandin or the eicosanoid metabolism. First of all, हमें पता होना चाहिए what is meant by the eicosanoids. Eicosanoids are basically the fatty acid containing more than 20 carbon atoms. These compounds are known as the eicosanoids. We will discuss about the prostaglandin synthesis, leukotriene synthesis, how these prostaglandins and the leukotriene synthesis are inhibited by the pharmacological compounds, और कुछ हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली बनती क्यों है, उसके अंदर हम उनकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, और नॉर्मली भी ये बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बनती रहती हैं, उनका क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो इकोसानॉइड सिंथेसिस है, जो या प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है या थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस है, उसके लिए जो प्रीकर्सर चाहिए होता है वो प्रीकर्सर है एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड जो है वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसको इकोसानॉइड इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर 20 कार्बन एटम्स जो हैं, उस 20 कार्बन एटम या ग्रेटर देन 20 कार्बन एटम जिस भी कंपाउंड में होंगे उसे हम इकोसानॉइड कहेंगे, फैटी एसिड रिलेटेड कंपाउंड जो होगा। अब देखें एराकिडोनिक एसिड जो है इसमें 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड्स हैं हमारे पास। ये हम या तो क्या कहते हैं डाइट से लेते हैं, या अगर हम डाइट से ना भी लें तो हमारे पास जो असेंशियल फैटी एसिड है डाइट्री लिनोलिक एसिड, उसकी डीसैचुरेशन और इलॉन्गेशन होती है तो वो चेंज हो जाता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर। देखें डीसैचुरेशन क्यों होगी, बिकॉज लिनोलिक एसिड के अंदर देखें 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन एराकिडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड है। तो डाइट्री लिनोलिक एसिड जो है उसकी डीसैचुरेशन भी होगी ताकि डबल बॉन्ड्स और क्रिएट हो सकें, और इलॉन्गेशन भी होगी। बिकॉज इलॉन्गेशन क्यों होगी, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे 18 कार्बन है और यहाँ पे 20 कार्बन एटम्स है। सो डाइट्री जो लिनोलिक एसिड है ओमेगा 6 फैटी एसिड है, इससे हमारे पास बॉडी के अंदर ये जब हम डाइट से इंटेक करते हैं तो जब इंटेक करते हैं तो ये बॉडी के अंदर एराकिडोनिक एसिड बना देता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ द डीसैचुरेशन एंड इलॉन्गेशन विच अकर प्राइमरीली इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एराकिडोनिक एसिड इज बेसिकली द प्रिकर्सर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड द ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस। ये एमसीक्यूज है पर्टिकुलर के हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए जो प्रीकर्सर चाहिए वो प्रीकर्सर कौन है, तो वो प्रीकर्सर हमारे पास एराकिडोनिक एसिड है। अब एराकिडोनिक एसिड जब बॉडी के अंदर बन जाता है तो ये हमारे पास कहाँ पे चले जाता है, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है ना उसके साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, द कार्बन नंबर 2 जो फॉस्फोडिटाइल इनोसिटोल है उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर जाके ये एराकिडोनिक एसिड जाके मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर जाके अटैच हो जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है वहाँ से हम जो इंजाइम्स हैं वो इसको वहाँ से अलग कर लेते हैं, उसकी सेपरेशन हो जाती है। अब वो होती किस तरीके है वो अगले इसके अंदर इस डायग्राम, ये बेसिकली ये आपने सिर्फ एक डायग्राम याद करनी है, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो आपका इकोसानॉइड मेटाबॉलिज्म और द ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस और द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मुकम्मल हो जाएगी। अब ये जो फॉस्फोलिपिड प्राइमरीली जो फॉस्फोडिटाइल इनोसिटोल है कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ बेसिकली एराकिडोनिक एसिड एट द कार्बन नंबर 2 अटैच हुआ होता है। जब हमारे पास ज़रूरत होती है तो ये हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज A2 इंजाइम आपको नज़र आ रहा है, ये क्या करता है, ये उस phospholipase A2 act on the phospholipid primarily the phosphatidyl inositol and cleaves the bond between the phosphatidyl inositol and the arachidonic acid and liberates the free arachidonic acid। इसका क्या मतलब है कि ये जब हमारे पास फॉस्फोलाइपेज A2 ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक्ट करता है तो कार्बन नंबर 2 को ब्रेक कर देता है और वहाँ से एराकिडोनिक एसिड को लिबरेट कर देता है। अब एराकिडोनिक एसिड जब फ्री हो जाता है तब हमारे पास उससे क्या होता है वो हम पहले इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये आसान डायग्राम है, इससे हमें पता लग रहा है कि एराकिडोनिक एसिड जो है वो पहले चेंज होता है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में, फिर चेंज हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर। अब ये होता किस तरीके है, एक ही इंजाइम है, इंजाइम का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 synthase, prostaglandin H2 synthase. This enzyme has 2 catalytic activities. It is endoplasmic reticulum membrane bounded enzyme. ये जो इंजाइम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये जो इंजाइम है इसकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज इंजाइम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड इंजाइम होता है, और उसकी 2 कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक कैटालिटिक एक्टिविटी का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज,
बुक में लिखा हुआ है फैटी एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉमनली यूज़ होता है। सो एक कैटालिटिक एक्टिविटी का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज और दूसरी कैटालिटिक एक्टिविटी का नाम है परऑक्सीडेज। यहाँ तो आप कैटालिटिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं या अदर वर्ड्स आपको समझाने के लिए डोमेन्स भी हम कह सकते हैं। एक एंजाइम है उसकी दो डोमेन्स है, एक डोमेन का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड अदर डोमेन का नाम है परऑक्सीडेज। लेकिन आप कैटालिटिक एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहली कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये जो रेकिडोनिक एसिड है इसकी साइक्लाइजेशन होगी और ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 है ये इन द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन एंड द परऑक्सीडेज विच इज़ द सेकंड कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज। दिस प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर चेंज हो जाती है। अब दिस प्रोस्टाग्लैंडिन H2 इज़ अ पेरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन। ये इसी से ही आगे जितनी भी प्रोस्टाग्लैंडिन होनी है वो सिंथेसाइज होनी है इस प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रेकिडोनिक एसिड है जो हमारे पास प्रीकर्सर है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस का एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का। ये हमारे पास प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? या तो हम डाइट्स से डायरेक्टली ले सकते हैं या हम डाइट्स में जो लिनोलिक एसिड लेते हैं उसी वो बॉडी में जब आता है तो वो बॉडी में चेंज हो जाता है रेकिडोनिक एसिड के अंदर और ये रेकिडोनिक एसिड फिर फर्दर इस्तेमाल हो जाता है इन प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस के अंदर। अब रेकिडोनिक एसिड किस तरीके चेंज हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज द प्रोस्टाग्लैंडिन H2 synthase. This enzyme has two catalytic activities. One activity is known as the cyclooxygenase which requires oxygen and other activity is known as the peroxidase which requires the reduced glutathione। पहले हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बन जाती है, इसकी साइक्लाइजेशन हो जाती है। नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 है इन द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन एंड peroxidase which is the second catalytic activity of the prostaglandin H2 synthase। ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन G2 चेंज हो जाती है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर। अब प्रोस्टाग्लैंडिन H2 इज़ अ पेरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन। इससे ही आगे हमारे पास जितने भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होंगी वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से ही प्रोड्यूस्ड होंगी। अब बेसिकली ये आपने टेबल आपने बस याद करना है। ये तो जनरल कंसेप्ट थे कि ये बॉडी के अंदर फैटी एसिड आ कहाँ से रहे हैं, प्रीकर्सर कौन है और लिनोलिक एसिड से हमारे पास बनता किस तरीके है रेकिडोनिक एसिड। अब बेसिकली मेन जो है काम इस टेबल को याद करना है। ये जो टेबल आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सबसे टॉप पे देखें तो लिखा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड प्राइमरीली द फॉस्फोडिटाइल इनोसिटोल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ ही कार्बन नंबर 2 के ऊपर रेकिडोनिक एसिड इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। जब फॉस्फोलाइपेज A2 आता है, फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिवेशन होती है तब हमारे पास क्या होता है कि ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है ये हमारे पास जो फॉस्फोडिटाइल इनोसिटोल है फॉस्फोडिटाइल इनोसिटोल उसके साथ जो रेकिडोनिक एसिड लगा हुआ है उसको ब्रेक कर देता है। उसके ब्रेक के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, यानी उसके दरमियान जो डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन नंबर 2 और रेकिडोनिक एसिड के दरमियान, वो हमारे पास बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है तो रेकिडोनिक एसिड जो है वो फ्री हो जाता है। अब रेकिडोनिक एसिड हमारे पास फ्री हो जाएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस में चले जाए या हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में चले जाए। ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस एक अलहदा पाथवे है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हमारे पास एक अलहदा पाथवे है। सो पहले हम एक पाथवे को डिस्कस करते हैं फिर हम करेंगे दूसरे पाथवे को डिस्कस। सबसे पहले आप आज नॉर्मल को पढ़ते हैं फिर अब हम नॉर्मल को पढ़ेंगे। नॉर्मल जो है क्या होता है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज एंजाइम है उसकी पहली कैटालिटिक एक्टिविटी का क्या नाम है? साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज की भी दो फॉर्म्स हैं, आइसोफॉर्म्स। आपने आइसो एंजाइम्स का तो नाम पढ़ा होगा कि हमारे पास इनका फंक्शन सेम होता है हमारे पास, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट जीन्स होते हैं। Isoenzymes are the multiple form of an enzyme which catalyze the same reaction but the product of the different gene is known as the isozymes भी कहते हैं और isoenzymes भी कहते हैं। सो ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स है इसकी दो आइसोफॉर्म्स हैं, एक है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और दूसरी है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है इसको कॉन्स्टिट्यूटिव भी कहते हैं एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है इसको इंड्यूसेबल कहते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव और इंड्यूसेबल का
क्या फ़र्क है ये मैं आपको एक आसान एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपका हार्ट है, हार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूटिव रेट के ऊपर काम कर रहा है। आप एज्यूम करें कि आपका हार्ट कितनी बीट के ऊपर काम कर 72 बीट्स ऑन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होती हैं और 72 टाइम्स वो हमारे पास पर मिनट कंट्रैक्ट करता है। तो अब देखें कि ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 है, ये भी वही हार्ट वाला काम कर रहा है कि ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कराई जा रहा है। अब इस सिंथेसिस का हमारे पास कोई फ़ायदा भी है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बगैर फ़ायदे के नहीं रखी कि क्या इसका फ़ायदा क्या है कि ये नॉर्मल हेल्दी गैस्ट्रिक टिश्यू जो है, ये जो स्टमक का नॉर्मल मिकोज़ा है उसको मेंटेन करके रखता है, नंबर 1। नंबर 2, ये किडनी के फंक्शन रीनल होम्योस्टेसिस के अंदर काम आता है। एंड नंबर 3 जो है ये हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट एडहेशन के अंदर जब हमें कोई इंजरी होती है तब हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन काम आती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल दे दूँ, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूटिव, ये बेजल रेट के ऊपर मतलब कॉन्स्टेंटली राउंड द क्लॉक 24 आवर्स ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता रहता है जो हमारे पास नॉर्मल हेल्दी गैस्ट्रिक टिश्यू को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको स्टमक का याद हो, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस जो स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था, गैस्ट्रिक एसिड पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि HCl जो है उसकी जो सिक्रीशन है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाती है या फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन से, और उसके अपोजिट प्रोस्टाग्लैंडिन 2 काम करती हैं स्टमक के अंदर। एक तो म्यूकस जो है उसकी सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, नंबर 2 HCl की सिक्रीशन इनहिबिट कर देती हैं। अगर म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो ये क्या करती है कि नॉर्मल जो म्यूकोज़ा है उसको हेल्दी रखती है, डाइजेस्ट होने से स्टमक को बचा लेती है, और दूसरी साइड पे अरेकिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी भी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती है, यानी रेगुलेट करके रखती है कि इतनी ज़्यादा सिक्रीशन ना हो जाए कि HCl स्टमक को डाइजेस्ट कर दे। और म्यूकस की सिक्रीशन को भी इसलिए बढ़ा देती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की ये बात कर रहा हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 से बन रही होती हैं वो हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यूज़ होम्योस्टेसिस के लिए काम आती हैं। लेकिन ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है ये नॉर्मली चुपचाप बैठा होता है, बाहर से जैसे इसको कोई स्टिमुलस मिलता है, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये इसी तरीके है कि आपने किसी जगह के ऊपर क्या चीज़ रखी हो, बारूद रखा हो, एक जो क्या कहते हैं बॉम्ब के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके अंदर ये क्या कहते हैं बारूद जो होता है ये इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होता है, बारूद को जैसे ही कोई तीली लगाता है तो वो दस्ती से जनाब क्या होता है, फट जाता है। ऐसे ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है। साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को सिर्फ वो क्या कहते हैं चिंगारी चाहिए होती है या पहला स्पार्क चाहिए होता है कि वो उसको चला दे। अब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को इसीलिए इंड्यूसेबल कहते हैं कि ये खुद ही नॉर्मली जो होता है ये इनएक्टिव होता है। डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 प्रेजेंट होता है लेकिन ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है। ये एक्टिवेट कब होता है या अपना फंक्शन कब परफॉर्म करता है, जब बाहर से आके इसको कोई सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल कौन सा है, साइटोकाइंस हैं, एंडोटॉक्सिन है, ग्रोथ फैक्टर्स है, ट्यूमर प्रोमोटर्स, बेसिकली जितने भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं या हमारे पास इम्यून रिएक्शंस के मीडिएटर्स हैं वो इस साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को स्टिमुलेट कर देते हैं। इसका काम है लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस करवाना। ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। नंबर 2 बात साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 की ये है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है इसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होंगी वो इन्फ्लेमेटरी साइंस प्रोड्यूस करेंगे। आपने फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोलॉजी में 5 कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन पढ़ ली हैं। वो कौन सी हैं, रूबर मतलब रेडनेस, कॉलर मीन्स हीट, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, फंक्शियोलिजिया लॉस ऑफ फंक्शन एंड डॉलर मतलब पेन। ये 5 कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन है। और हीट जो है हमारे पास अगर इन्फेक्शन की वजह से ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 स्टिमुलेट हो गया है तो हमारे पास फीवर भी मिलेगा। सो ये नॉर्मली जो पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है प्रोस्टाग्लैंडिन उधर भी प्रोस्टाग्लैंडिन से इन्वॉल्व होती हैं, और जो हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्या कहते हैं मैकेनिज़म्स हैं लाइक मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल हेल्दी गैस्ट्रिक टिश्यू, रीनल होम्योस्टेसिस, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में भी प्रोस्टाग्लैंडिन काम कर रही हैं। और हमारे पास पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लाइक द इम्यून
क्या कहते हैं, हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन के नतीजे के अंदर भी ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं। और ये हमारे पास इन्फेक्शन को, अगर आप इसका कंसेप्ट समझना चाहें तो ये इन्फेक्शन को जब स्वेलिंग कर देते हैं टिश्यूज़ की और कैपिलरी की जो हमारे पास वेज़ोडाइलेशन कर देते हैं। अब वेज़ोडाइलेशन से हमारे पास होता क्या है, वहाँ पे हमारे पास मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। कैपिलरी की परमेबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास वहाँ पे आ जाते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है उसको वहाँ पे किल किया जा सके और वो फर्दर स्प्रेड ना हो सके। सो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का ही बेसिकली काम है कि ये हमारे पास इम्यून रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये बॉडी को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं एक किस्म से, एक बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं ताकि हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो फर्दर स्प्रेड ना हो सके। और इसके 5 कार्डिनल साइंस आपने याद रखने हैं, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है इंड्यूसेबल एंजाइम्स है उसकी वजह से हमारे पास मिलते हैं। अब इसके अंदर है क्या, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एक्ट करे या साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एक्ट करे। ये रैकिडोनिक एसिड बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में चेंज हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेटरी हमें साइन नहीं मिलेगा। जो 5 आपको कार्डिनल साइंस बताए हैं को कॉन्स्टिट्यूटिव के काम करने से नहीं मिलता। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जो है ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को, मैकेनिज़म्स को रेगुलेट करता है, वाइल जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो इंड्यूसेबल है वो पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, को डिजीज़ कंडीशन है वहाँ पे वो एक्टिवेट होता है और वहाँ पे एक्टिवेट हो के वो इन्फ्लेमेटरी साइंस भी प्रोड्यूस करता है और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर ही क्या कहते हैं हमारे पास स्टिमुलेट होता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों ने काम एक ही करना है, दोनों ने रैकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के अंदर चेंज कर देना है। अब रैकिडोनिक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको दूसरी डोमेन बताई थी जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज एंजाइम है, या हम इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड सिंथेज। इस एंजाइम के 2 नाम है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज एंजाइम या प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड सिंथेज एंजाइम। ये इसकी 2 कैटालिटिक डोमेन्स हैं, पहले भी बता चुका हूँ। एक डोमेन का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज और दूसरी डोमेन का नाम है परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज जो डोमेन है उसको रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन चाहिए होता है। रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन के अंदर चेंज हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर चेंज कर देता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो है वो पेरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब पेरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है तो इसी से ही आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होंगे। अब आपने जो क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सारी प्रोस्टाग्लैंडिन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो हमारे पास प्रोड्यूस कौन करता है, COX-1 प्राइमरीली इन द प्लेटलेट्स। प्राइमरीली होता दूसरी जगह पे भी प्रोड्यूस है लेकिन प्राइमरीली इन द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर क्यों प्रोड्यूस होता है, आपको पता है कि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये दूसरे प्लेटलेट को भी सिग्नल देता है, आज जो यहाँ पे इंजरी हो गई है हमने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करनी है। तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर रोल प्ले करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है हमारे पास ये वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। बाकी ये आपने देख लेने हैं, इसके फंक्शन देख लेने हैं कि आसान सारे फंक्शन है कि जब भी मोबिलाइजेज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, जब भी इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो आपको पता है मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी। मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी तो ब्रोंकाई के अंदर भी स्मूथ मसल होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स में भी स्मूथ मसल होते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन, और प्रोड्यूस प्राइमरीली होता है प्लेटलेट से। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है इसे प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो एंडोथीलियम ऑफ द वेसल्स है, वेसल्स के एंडोथीलियम है वहाँ पे प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है। अब वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है, और अगर वेजोडाइलेशन करेगा तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की इनहिबिशन करेगा। जो भी चीज़ है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी तो वो क्या करेगा कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को इन्हांस कर देगा, यानी उसकी फॉर्मेशन को इन्हांस कर देगा। वाइल हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है वो वेजोडाइलेशन करेगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं हो सकेगी, और जो हमारे पास थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म है वो भी पूरा नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पे क्लिनिकल पॉइंट आता है, चलें क्लिनिकल पॉइंट में आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का आपने ये एक फंक्शन याद रखना है कि फीवर रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है ये फीवर रिस्पांस के लिए एक्टिवेट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी। तो ये बाकी आपने इसके फंक्शन नॉर्मली देख लेने हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से ही बेसिकली ये डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन बनती हैं जिसके अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है,
प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा है। ठीक है, ये आपने डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन याद करने हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करती है, प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या करती है हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करती है हमारे पास, और डिफरेंट फंक्शंस आपने याद रखने हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं, अब ये पैथोलॉजिकल अगर रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होने लग जाएँ तो हमने इसको रोकना भी तो है, ताकि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो स्वेयर ना हो जाए। किसी को बुखार चढ़ा है या किसी को पेन हो रही है तो हम कहते हैं जाओ भाई तुम एस्पिरिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो, डिक्लोफेनिक सोडियम खा लो, डिक्लोफेनिक पोटेशियम खा लो, नीम्स बहुत फेमस है, नीम्स खा लो तुम, नेप्रॉक्स खा लो। और हमारे पास डिफरेंट क्या कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमारे पास मौजूद होती हैं, जो हम क्या कहते हैं हमें पता तो नहीं होता है इनका फंक्शन क्या है, लेकिन आज हम इनका फंक्शन भी पढ़ लेते हैं वो क्या करती हैं। हम कहते हैं किसी को दर्द हो रही है तो इसको जनाब ये पैनाडोल दे दो, डिस्प्रिन दे दो, नीम्स दे दो, और डिफरेंट जो मैंने नाम लिए सॉल्ट्स के वो सॉल्ट्स दे दो। वो बेसिकली ये जितने भी हैं वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही हैं। अब ये करती क्या हैं जाके, ये हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 दोनों को इनहिबिट कर देती हैं। एक बहुत ही इधर मज़े का कंसेप्ट है, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 दोनों को ही हमारे पास इनहिबिट कर देती हैं। वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दोनों साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 दोनों को इनहिबिट कर देती हैं। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 की जो इनहिबिशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, एक दफ़ा इसकी इनहिबिशन हो गई है तो बस हो गई, अब दोबारा इसकी क्या कहते हैं ये दोबारा एक्टिवेट कभी भी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, आपको पता है कि जो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 है वो प्राइमरीली हमारे पास अगर देखा जाए होता तो सारी जगह ही है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स के अंदर प्राइमरीली, ये मैं प्लेटलेट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी जगह इसकी जो इनहिबिशन है वो ओवरकम हो जाती है। जिन जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो इसकी इनहिबिशन को ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन जिन सेल्स में न्यूक्लियाई नहीं है लाइक प्लेटलेट्स के अंदर आपको पता है थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन होनी है, लेकिन उसके अंदर तो एक दफ़ा अगर हमने एस्पिरिन किसी पेशेंट को दे दी है तो क्या होगा कि प्लेटलेट जितने भी मौजूद हैं उनके ऊपर जाके ये क्या करेगी, एस्पिरिन एक्ट करेगी और वहाँ पे साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है उसको इनहिबिट कर देगी। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है इनहिबिट हो जाएगा तो जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं उनमें तो न्यूक्लियाई नहीं है। अब न्यूक्लियाई नहीं है तो हमारे पास क्या होगा कि ना वो एंजाइम्स की सिंथेसिस को और कर सकेंगे, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए। मैसेंजर आरएनए से फिर हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं और एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। सो ना तो हमारे पास नया एंजाइम्स बन सकेगा और ना ही हमारे पास जो पुराना एंजाइम था साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो प्लेटलेट्स में था वो उसकी इनहिबिशन ओवरकम हो सकेगी। सो इरिवर्सिबल एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन कर देती है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को तो ये मोस्ट ऑफ द ये प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये दूसरे सेल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको पता है जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और न्यूक्लियस हमारे पास होता है। तो न्यूक्लियस होने की वजह से यहाँ तो एंजाइम्स की सिंथेसिस हमारे पास बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ने की वजह से इनहिबिशन जो है वो ओवरकम हो जाती है। सो इस डिस्कशन से हमने बेनिफिट क्या लिया कि जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिनको हो चुका है या एंजाइना पेक्टोरिस है, आप कभी उनकी मेडिकेशन देखें तो आपको फ्रीक्वेंटली वहाँ पे एस्पिरिन नज़र आएगी। एस्पिरिन वो क्यों देते हैं, लो डोजेज लॉन्ग टर्म थेरेपी, यानी स्मॉल अमाउंट के अंदर एस्पिरिन लॉन्ग डोजेस के अंदर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज वो जो प्लेटलेट है उसकी एग्रीगेशन नहीं होने देता। अब आपने उर्फ़े आम में सुना होगा कि एस्पिरिन जी डॉक्टर साहब ने खून पतला करने वाली गोलियां दी हैं। बेसिकली खून पतला कोई टर्म नहीं है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती, जिसको वजह से डॉक्टर लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि खून पतला करने की ये दवाई है। असल में होता क्या है उस खून पतला करने की दवाई में कि ये जो हमारे पास एस्पिरिन हम देते हैं ये प्राइमरीली साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 से प्लेटलेट के वो थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन को रोक देती है। और थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन जो है रुक जाती है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड स्मूथली फ्लो करता रहेगा और पेशेंट अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ इंजॉय करता रहेगा। अगर
ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए तो ज़ाहिरी बात है नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी। स्कीमिया पहले डेवलप होगा, स्कीमिया से बात बढ़ के नेक्रोसिस की तरफ आ जाएगी। नेक्रोसिस आपको पता है डेथ ऑफ द टिश्यू। और हार्ट का जो एक दफ़ा प्राइमरीली ये मैं हार्ट के कंसर्ट से बात कर रहा हूँ कि हार्ट जो है वो जो मायोकार्डियल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं, एस्पिरिन लो डोज लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ दी जाती हैं, बिकॉज ये थ्रोम्बोक्सिन A2 की फार्मेशन नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि क्लॉट फार्मेशन नहीं होती। और क्लॉट फार्मेशन ना होने की वजह से हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथली फ्लो करता रहता है और हार्ट को कोई मसला नहीं होता। अगर क्लॉट फार्मेशन हो जाए तो आपको पता है नेक्रोसिस होगी, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप्ड हो जाएगा। नंबर सेकंड बात, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है वहाँ पे हमारे पास ये इनिबिशन ओवरकम हो जाती है तो मसला कोई नहीं होता। हमारे पास जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है ये हमारे पास अपनी जो इनिबिशन है वो ओवरकम कर लेता है। लेकिन एक हमारे पास नुकसान होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इनहिबिटर को देने का, कि आपने सुना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म हाई डोजेस, ये टर्म्स याद करें, लॉन्ग टर्म यानी प्रोलॉन्ग अरसे के लिए, बहुत अरसे के 3 महीने 4 महीने के लिए हमने लॉन्ग डोजेस के अंदर अगर हमने नॉन स्टीरॉयडल एनसेड्स यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स किसी पेशेंट को दे दी हैं तो क्या होता है, हमारे पास उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलप होने लग जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट है। बिकॉज हमें क्यों डेवलप होने लग जाते हैं, ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 है मैंने आपको बताया है कि अगर हम लो डोजेज़ में इस्तेमाल करते हैं तो इतना इसका नुकसान नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन अगर हाई डोजेज़ के अंदर और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हर वक्त ही हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 की इनहिबिशन होती रहती है। अब हर वक्त इनहिबिशन होती रहती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होंगी नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं होंगी तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को उन्होंने कंट्रोल करना था वो नहीं कंट्रोल होंगे। मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उन्होंने म्यूकस की सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करना था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करना था। सो अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो ना ही म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन डिक्रीज़ होगी। सो एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पास नॉर्मल जो गैस्ट्रिक टिश्यू है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अल्सर्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। सो हमने जिसको भी देनी होती हैं क्या कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रेस्क्राइब करनी होती हैं वो हमने शॉर्ट टर्म यूज़ करनी होती है। लॉन्ग टर्म अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमें साइड इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। नंबर 2, मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को इनहिबिट करते हैं। मतलब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेलिकॉक्सिब। अब सेलिकॉक्सिब जो है ये प्राइमरीली साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को इनहिबिट करती है। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की सिंथेसिस के लिए सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है उसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब जो सेलिकॉक्सिब है ये जब हम दे देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 हमारे पास नहीं बनता, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास होता क्या है कि वेज़ोडाइलेशन नहीं होगी, प्लेटलेट की एग्रीगेशन की इनहिबिशन नहीं होगी, तो दूसरा मैकेनिज़्म हो जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाएगी, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी। सो एज अ रिज़ल्ट इसके ना बहुत सारे सेलिकॉक्सिब के बिना साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए थे। और प्राइमरीली ये करता क्या था, एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो उन लोगों ने इसको मार्केट से उठा लिया, मार्केट से इसको विड्रॉल कर लिया ताकि ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स और जो है इसको अवामुन्नास इस्तेमाल करके साइड इफ़ेक्ट्स इसके ना हासिल करे। सो डैट्स वाई ये जो ड्रग है सेलिकॉक्सिब ये अपनी बनने के कुछ अर्से बाद ये बंद हो गई थी। लेकिन आज की क्या कहते हैं आज मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है कि इससे अच्छे सॉल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो चुके हैं जो प्राइमरीली साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 की इनहिबिशन। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को हमने हमारा इनहिबिट करना मकसूद ही नहीं है, बिकॉज इसको इनहिबिट करेंगे तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारे पास ख़राब हो जाएंगे, वो उनको रेगुलेशन उसकी कोई नहीं होगी और अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। हमारा जो एम है वो क्या है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो हमारे पास ख़तरनाक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक फीवर प्रोड्यूस कर रहा है, पेन प्रोड्यूस कर रहा है,
रीबर रेडनेस प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, फंक्शनलिसिया लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है टिश्यूज़ का, और ट्यूमर स्वेलिंग वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारा काम ही ये है कि जो बंदा ख़तरनाक चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, जो एंजाइम ख़तरनाक चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसको इनहिबिट करें। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को इनहिबिट करके हमें फ़ायदा भी कोई नहीं है। सो ऐसे सॉल्ट्स हमारे पास सब आ चुके हैं जो प्राइमरीली साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर सेकंड बात अगर हम बात करें, ये क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। आपने सुना होगा कि डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन ये डिफरेंट कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं। अब कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो ह्यूमस बॉडी में क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंथिसाइज्ड होता है, वो कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। आपको पता है कि जोना फेसिकुलेटा से हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है प्राइमरीली। वो क्या करता है, ये जो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देता है। अब फास्फोलाइपेज A2 अच्छा, ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हमारे पास करते क्या हैं कि बेसिकली ये मैक्रोकॉर्टिन एक एंजाइम है, उसकी सिंथेसिस को फेवर करते हैं। अब ये मैक्रोकॉर्टिन जो है ना, वो इस फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देते हैं। अब ये फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिट जब हो जाता है तब क्या होता है कि रैकिडोनिक एसिड बनेगा नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब रैकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो आगे प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगी, ना ही हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन होगी, ना ही ल्यूकोट्राइन्स की फॉर्मेशन होगी। सो ये हमारे पास कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं ये भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं ताकि हम क्या करें कि ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है इनको हम रोक सकें। अब रैकिडोनिक एसिड जो है, रैकिडोनिक एसिड मैंने आपको पाथवे बताया था, यहाँ तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे में इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ तो ये हमारे पास लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे में, यहाँ तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस वाले पाथवे में, यहाँ ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ये दो डिफरेंट अल्टरनेट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे और ल्यूकोट्राइन पाथवे, और द प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे और द साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे। अब ये जो रैकिडोनिक एसिड है इसको प्रोडक्ट करता है एंजाइम 5 लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम, एंड रैकिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड देन इनटू द 5 हाइड्रोपेरोक्सीकोसा टेट्राइनोइक एसिड। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 20 कार्बन्स होते हैं, 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 5th पोजीशन के ऊपर, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया 5 हाइड्रोपेरोक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। और ये जो 5 हाइड्रोपेरोक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड है इसके ऊपर डिफरेंट हमारे पास ल्यूकोट्राइन सिंथेज एंजाइम अकॉर्डिंग टू द टिश्यूज़ के किस टिश्यू को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से हमारे पास ल्यूकोट्राइन सिंथेज एक्ट करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती है टिश्यूज़ के अंदर कि किस टिश्यू में कौन से हमारे पास इन्फ्लेमेटरी हमारे पास रिएक्शंस चल रहे हैं। लाइक ल्यूकोट्राइन A4 जो है 5 हाइड्रोपेरोक्सीकोसा टेट्राइनोइक एसिड से हमारे पास क्या होता है कि ल्यूकोट्राइन A4 बन जाती है। अब ल्यूकोट्राइन A4 है वो क्या करती है हमारे पास, वो हमारे पास प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, वो प्रोड्यूस होती है ल्यूकोसाइट्स में, प्लेटलेट्स में। अब ये जितने भी सेल्स देखें आप, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स, ये इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड इम्यून रिएक्शंस के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, यही मास्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ये हमारे पास क्या करते हैं कि जो ल्यूकोट्राइन्स A4 है, ल्यूकोट्राइन A4 हमारे पास ल्यूकोसाइट्स में प्रोड्यूस हो जाती है, प्लेटलेट में प्रोड्यूस हो जाती है, मास्ट सेल्स में, हार्ट, लंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर। अब ये ल्यूकोट्राइन A4 B4 में कन्वर्ट हो जाती है। अब A4 जो है वो B4 में कन्वर्ट होती है, तो B4 के क्या फंक्शन है, ये आपने फंक्शन याद कर लेने हैं कि ये एडहेशन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और रिलीज़ ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब लाइसोसोमल एंजाइम्स जब रिलीज़ होंगे तो ये कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, ये हमेशा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे। सो रिलीज़ ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल से क्या कहते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होंगे, एडेशन ऑफ द वाइट ब्लड सेल भी हो जाएगी, और कीमोटैक्टिक एजेंट यानी ये ल्यूकोट्राइन A4 जिस टिश्यूज़ के अंदर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास किसी इन्फेक्शन वाली जगह पे प्रोड्यूस हुए हैं, तो ल्यूकोट्राइन A4 सिग्नल देगा न्यूट्रोफिल्स को, इधर आ जाओ, इधर जनाब इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया आए पड़े हैं, आपने इनको डिस्ट्रॉय करना है। सो ये एक्ट एज अ सिग्नल, कीमोटैक्टिक एजेंट जो है एक्ट एज अ, ये ल्यूकोट्राइन A4 जो है B4 सॉरी, ये कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर द न्यूट्रोफिल्स के लिए हमारे पास काम करता है। और दूसरी बात ये है कि जो ल्यूकोट्राइन A4 है ये डिफरेंट क्या कहते हैं सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, लाइक ये लिखा ही हुआ है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर, मास्ट सेल्स के अंदर, हार्ट एंड लंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, ताकि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास
इम्यून रिएक्शंस के नतीजे के अंदर ये ल्यूकोट्राइन्स बना सकें। अब ल्यूकोट्राइन A4 जो है वो C4 के अंदर चेंज हो जाती है, ग्लूटाथायोन डलता है हमारे पास इसके अंदर, C4 D4 में चेंज हो जाती है, ल्यूकोट्राइन E4। इनके जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देती हैं, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और बेसिकली एस्थमा की जो हमारे पास पैथोलॉजी है उसके अंदर भी यही हमारे पास होता है कि ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस हो रही होती है। और ल्यूकोट्राइन्स की, क्योंकि जब भी एलर्जी होगी, आपको पता है एलर्जी होगी तो कौन से सेल्स हमारे पास काम करेंगे, मास्ट सेल्स काम करेंगे। मास्ट सेल्स हमारे पास क्या काम करेंगे कि वहाँ पे मास्ट सेल्स के अंदर हमारे पास ये ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या करेंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देंगी। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देंगी तो जाहिर बात है कि हमारे पास लंग का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। इसलिए अस्थमा के पेशेंट के अंदर सीटियाँ भी बजती हैं, विसल साउंड होती है उनके अंदर। जब वो आपके पास आएंगे तो विसल साउंड उनके ना, जब भी वो सांस लेंगे, इंस्पायरेशन तो उनमें ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो एक्सपायरेशन सांस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब एक विसल साउंड प्रोड्यूस हो, सीटियाँ, आपको ऐसे ही लगेगा सीटियाँ बजा रही हैं। तो ये बेसिकली जो अस्थमा और दूसरी सीजनल एलर्जीज़ हैं उनके अंदर हमारे पास यही मैकेनिज़्म होता है कि मास्ट सेल्स जो हैं एलर्जी के रिस्पांस के अंदर मास्ट सेल्स एक्ट करते हैं, और आपको पता है मास्ट सेल्स में A4 प्रोड्यूस हो रही है, वो A4 आगे C4 D4 E4 में चेंज होगी और अपने डिफरेंट पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करेगी। और ये जो सीजनल एलर्जीज़ हैं उसको रोकने के लिए हम साइक्लोऑक्सीजिनेज जो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज उनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ही नहीं है। वो तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे लेकिन लाइपोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट नहीं कर सकेंगे। सो डैट्स वाई कुछ पेशेंट्स के अंदर 10% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर देखा गया अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर कि अगर हम उनको ये एस्पिरिन और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दें तो वो क्या होता है कि बजाय ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस कम होने के वो बढ़ जाती है, और वो ये शो करती है कि ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस तो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट करने से फ़ायदा ही नहीं है। सो यहाँ पे मार्केट्स में कुछ दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं, जो लाइपोऑक्सीजिनेज इंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी क्या कहते हैं मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं, मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर्स जो हैं उनको इनहिबिट कर देती हैं। और तीसरे तौर पे तीसरी दवाई हम ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ये जो स्टीरॉइड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम ये एराकिडोनिक एसिड ही ना बने, और एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो एज अ रिज़ल्ट आगे ल्यूकोट्राइन्स भी नहीं बनेगी और साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के थ्रू हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगी। बेसिकली ये हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स हैं ये नॉर्मली तो जो क्या कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 की मदद से नॉर्मली तो थोड़ी अमाउंट में बनती रहती हैं, तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करती हैं, मैकेनिज़म्स में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर ये इंड्यूसेबल जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है उससे बनने लग जाएँ तब ये फ़ीवर भी करेंगी, तब ये हमारे पास रेडनेस भी कॉज करेंगी, हीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, हमारे पास पेन भी होगा, स्वेलिंग भी प्रोड्यूस होगी। सो ये हमारे पास बेसिकली इम्यून एंड द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के नतीजे के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन बननी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली इनके फ़ायदे भी हैं और एक हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएँ तो इनके नुकसान भी हैं। तो आपने ये एस्पिरिन का देख लेना है कि एस्पिरिन बहुत अच्छी ड्रग है बाकी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के मुकाबले में, बिकॉज एस्पिरिन जो प्लेटलेट की तो इरिवर्सिबल इनिबिशन कर देती हैं। नंबर 2 बात ये है कि एस्पिरिन नहीं सिर्फ वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एक तो ये इनिबिशन कर देती है, दूसरी साइड पे ये एराकिडोनिक एसिड से ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करवाती है एस्पिरिन ताकि जो इन्फ्लेमेशन पहले डिवेलप्ड हुई है उसको रिजॉल्व कर सके। अब बुक में पढ़ेंगे रिजॉल्विंस क्या करेंगी, जो इन्फ्लेमेशंस जो हैं डेवलप हुई है उसको क्या कहते हैं ख़त्म कर देगी। ये एस्पिरिन का ही फंक्शन है, बाकी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसे नहीं कर सकती। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।